नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो गया। सुबह राष्ट्रपति भवन में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाएगी माननीय राष्ट्रपति महोदय ने। उसके बाद संसद भवन में उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई, उनके मंत्रिमंडल को, फिर लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाएगी। कल भी शपथ समारोह चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी में शपथ ली और उसके साथ बहुत से संसद सदस्यों ने इंग्लिश में भी ली और अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी ली। उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोगरी में शपथ ली। और सबसे बड़ी बात है कि कल जम्मू में तलवारा में, रियासी तलवारा में पासिंग आउट परेड पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वह टेररिज्म को खत्म कर देंगे और टेररिज्म जो है लास्ट लेग पे है। जिस तरह से जम्मू में बढ़ रहा है, बहुत जल्दी इसे खत्म कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ भी डीजी पुलिस ने भी कहा है, आप कल यही बात दोहराई जब वो पुलिस साइबर सेल का उद्घाटन कर रहे थे, तब भी उन्होंने ये बात कही कि वह सख्ती से इनके साथ निपटेंगे। उन्होंने कहा एनिमी एजेंट एक्ट के मुताबिक इनको जो भी समर्थन देगा उन पे उनके एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। यहां हम आपको बता दें, इस एक्ट के मुताबिक मिनिमम जो सजा है उम्र कैद और सजाए मौत भी है। अब किसी तरह से डीजी पुलिस ने कहा कि वो इन आगे नहीं बढ़ने देंगे और यहीं पे टेररिज्म को खत्म कर देंगे, सख्ती से कुचला जाएगा। इससे साबित होता है कि किस तरह से प्रशासन जो है आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कदम उठाने जा रहे हैं और सचमुच यहां से खत्म करने जा रहे हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। त्रिकुटा नगर रेलवे रोड स्थित मराठा बस्ती में भीषण आग लगने से 40 झुग्गियां खाक हो गईं। झुग्गियों के पास एक कबाड़ खाने में भी आग लग गई। यह हादसा रविवार देर शाम को हुआ। बताया जा रहा है कि किसी एक झुग्गी में गैस सिलेंडर फटने और इससे लगी आग ने सभी झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बस्ती में रहने वाले 150 लोग बेघर हो गए। इन लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार ये घटना शाम 6 बजे की है। दरअसल जिस वक्त आग लगी उस वक्त झुग्गियों में रहने वाले अधिकतर लोग दिहाड़ी लगाने लगे हुए थे। कुछ एक लोग ही घर में मौजूद थे। ऐसे में आग फैलते ही अफरा तफरी मच गई। लोग किसी तरह बाहर निकले और आसपास भागे। दमकल वाहनों के पहुंचते पहुंचते चारों तरफ धुआं फैल गया था। झुग्गियों के आसपास स्थित घरों में रहने वाले लोगों ने भी अपने घरों से बाहर आ गए। रात 9 बजे 20 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। दरअसल कबाड़ खाने और झुग्गियों में गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल भी पड़ा हुआ था। इस वजह से आग सुलगती रही, रह रहकर लपटें निकलती रहीं। बताते चलें कि यहाँ आग लगी, वहां एक तरफ से दमकल वाहन अंदर तक नहीं जा सका। इस वजह से दूर से ही आग पर काबू पाना पड़ा, लेकिन इससे आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद दमकल वाहनों को रेलवे लाइन की तरफ से घटनास्थल पर पहुंचाया गया। जब दोनों तरफ से पानी फेंका गया तो आग पर काबू पाया गया। आग बुझने तक एक भी झुग्गी नहीं बची और कबाड़ में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि झुग्गियां मोम के तिरपाल से बना रखी थीं, इसलिए आग लगते ही चंद मिनट में एक के बाद एक उसकी चपेट में आ गई। बस्ती में रहने वाले सलाहुद्दीन ने बताया कि एक झुग्गी से दूसरी झुग्गी तक आग लगने ने सिर्फ इतना ही समय दिया कि वह बाहर निकल सकें। चंद मिनट में ही सब कुछ जलकर राख हो गया। बस्ती में रहने वाली 2 महिलाएं जब बाहर निकली तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। एक महिला ने कहा कि बड़ी मुश्किल और मेहनत मजदूरी करके सामान बनाया था, चंद मिनट में सब कुछ सवा हो गया। लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें ढांढस बताया कि शुक्र करें कि आपकी जान बच गई। हम आपको बताते चले कि जम्मू के मराठा बस्ती में पहले भी कई बार आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने अपनी झुग्गियों को इस तरह से बना रखा है कि एक चिंगारी सब कुछ जला दे। झुग्गियों के आसपास बिजली की तारों का जाल तक बिछा हुआ है, जिनसे अक्सर चिंगारियां निकलती रहती हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि रिहायशी इलाकों में कबाड़ खाना होना ही नहीं चाहिए, इसकी कोई अनुमति भी नहीं है। ऐसे कबाड़ खाने स्थानीय लोगों के लिए खतरा है।
1960 की सिंधु जल संधि पर चर्चा के लिए एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल रविवार शाम जम्मू पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल अगले कुछ दिनों में विभिन्न बांध स्थलों का दौरा करेगा। सिंधु जल संधि पर 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आयूब खान के बीच हस्ताक्षर हुए थे। संधि के तहत नदियों के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया, जिसे स्थायी सिंधु आयोग के नाम से जाना जाता है। 9 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि के बाद से IWT के तहत हर साल भारत पाकिस्तान के विशेषज्ञ सिंधु और सहायक नदियों पर तय शर्तों का अध्ययन करते हैं। संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम को जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास एवं सतलुज को जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा की ओर से जारी आदेश में जम्मू कश्मीर के लिए 25-25 संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है। इनमें विभिन्न विभागों के सचिव शामिल हैं। आयोग में दोनों देशों का एक एक आयुक्त शामिल होता है। भारत की ओर से पारस्परिक रूप से स्वीकार्य रास्ता निकालने के बार बार प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार करता रहा है। विश्व शिल्प परिषद ने श्रीनगर को विश्व शिल्प नगरी की मान्यता दी है। ये प्रतिष्ठित सम्मान शहर की समृद्ध विरासत और इसके कारीगरों के असाधारण कौशल को बढ़ावा देगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि ये मान्यता हमारे कारीगरों की कड़ी मेहनत और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। ये उनके समर्पण को प्रमाणित करता है और श्रीनगर की सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर करता है। हम अपने कारीगरों का समर्थन करने और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ये सम्मान समुदाय के लिए ठोस लाभ में तब्दील हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए दृढ़ समर्थन दिखाया है। वह जम्मू कश्मीर के कारीगरों द्वारा तैयार किए गए स्मृति चिन्हों को विश्व नेताओं को भेंट करके क्षेत्र के हस्तशिल्प को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं, जिससे क्षेत्र की शिल्पकला और सांस्कृतिक विरासत के लिए वैश्विक जागरूकता और प्रशंसा बढ़ी है। इस मान्यता से विकास, स्थिरता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक मान्यता बढ़ने से श्रीनगर के शिल्प को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर दृश्यता मिलेगी, जिससे कारीगरों के लिए नए बाजार और अवसर खुलेंगे। नगर के अनूठे शिल्प की मांग में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे रोजगार सृजन होने के साथ कारीगरों और उनके परिवारों के लिए आजीविका में सुधार होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कहा कि उनका प्रशासन किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके जीवन में समृद्धि लाने के लिए नए रास्ते तलाशने के लिए प्रतिबद्ध है। वह बागवानी विभाग द्वारा आयोजित लीची महोत्सव और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने प्रगतिशील किसानों, उत्पादकों और सभी हितधारकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अनूठी पहल किसानों के कल्याण के लिए यूटी प्रशासन की अटूट प्रतिबद्धता और उनके जीवन में समृद्धि लाने के लिए नए रास्ते तलाशने के लिए हमारे दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। उपराज्यपाल ने यूटी प्रशासन के प्रगतिशील सुधारों और नीतियों पर प्रकाश डाला। कृषि और बागवानी क्षेत्रों में क्षमता का दोहन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन समग्र कृषि विकास कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए गेम चेंजर के रूप में उभरा है। उपराज्यपाल ने कहा कि HADP की 29 परियोजनाएं किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता रखती हैं और इससे आय के स्रोत में विविधता आएगी। पुलिस महानिदेशक RR स्वैन ने रविवार को कहा कि जम्मू क्षेत्र में आतंकवादियों को बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा और चेतावनी दी कि आतंकवादियों के सहयोगियों पर शत्रु एजेंट अध्यादेश के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जो कि UAPA से भी कठोर अधिनियम है। इसका आतंकवादी फायदा उठा सकते हैं। कुछ समय के लिए कठिन इलाकों और प्रौद्योगिकी का कारण उन्होंने 1995 से 2007 की अवधि के दौरान उथल-पुथल पैदा करने और जम्मू क्षेत्र में आतंक का शासन फैलाने की कोशिश की थी। फिर भी अंततः वे हार गए। हमें दृढ़ रहना होगा और हम हैं भी।
हम उन्हें जल्द से जल्द नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शायद 2 से 3 महीने की अवधि के भीतर हम ऐसा कर सकते हैं। डीजीपी पुलिस स्टेशन से सटे जम्मू क्षेत्र के साइबर पुलिस स्टेशन की एक नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। वो चाहे कितना भी घिनौना काम किया हो, बड़ा बम फोड़ा हो, अगर अपना है यहाँ का, पर बाहर का आदमी है, पाकिस्तानी है, और आपने उसको मदद करी, we will invoke enemy's attack. Among partially there is SSC commanders are also part of this group or operating right now with Jammu Kashmir. Well, our understanding is because they are usually not caught alive. We suppose if they are caught once, we would know the full truth. But till that time, given the way they are fighting, or they are kind of sort of terrorizing, and their modus operandi, इसको किसी को भी मतलब very ये चलते चलते कमन आदमी को भी मारने से हिचकिचाते नहीं हैं, तो उससे लगता है कि it doesn't make a difference as far as we are concerned. It's a matter of actually tactics. For us, he is an enemy, whether he has come from a uniform background, or he has come from a jail, or he has come from a terror factory. On Amarnath pilgrimage, the security scenario and your message to everyone. Last. You see, I have always said that this fight will be won with the help of the people. It will be won with a group of BDG, SPOs and local police supported by our central armed forces. And in this, I always say that when a war-like situation or a terrorist challenge of this nature is imposed on us, there would be some losses. We will try minimize the losses with the help of our training and determination and tactics. There could be losses on the civilian side, but certainly the enemy will be given a defeat. And if they are thinking that we are shying away from this just because of the fear of the losses, I would urge my countrymen, I would urge my citizens of Jammu and Kashmir and natives of Jammu and Kashmir, that the first bullet will be of the policeman. Today, as I speak to you, when Farid got the bullet, he was at the forefront. और वो नीचे उतरने के बाद पूरी की पूरी टोला फिर जा रहा था उनके लड़ने के लिए. ठीक है, उन्होंने जगह की डिफिकल्टी, उन्होंने टेक्नोलॉजी की सहारा, और उन्होंने पहाड़ और फैलाव का मदद लेते हुए कुछ हद तक करेंगे. पर आपको याद है कि 1995, 2005, 2007 में इन्होंने भी कोशिश करी थी इसको वो करने के लिए, एक मनसूबा. कामयाब तो नहीं हुए, लॉसेस थोड़ी सी हुई, पर जीत किसकी हुई फाइनली. तो ये अगर सोच के आए हुए हैं तो हमको दम रखना पड़ेगा, और हम रख रहे हैं. हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान में हम इनको जल्द से जल्द हम 2-3 महीने में इनको नास्तुनाबूद करें. अभिषेक अब्बी द्वारा लिखित और गाया गया भजन लखदाता श्याम खाटू आज रिलीज किया गया. इस मौके पर महंत राजेश बिट्टू व संत समाज के बहुत से गणमान्य लोग मौजूद थे. शाम वो दे दिया और ये कहा कि जिसकी किस्मत में दुख मैंने लिख दिया, अगर वो तेरी चौखट पे आ गया तो मेरा लिखा हुआ भी वहां पे चेंज हो जाएगा. बोलिए खाटू नरेश की. ये चमत्कारी देव है, जो भी इनके द्वार में जाता है वो हंसता हुआ वापस आता है. तो सभी जम्मू वासियों को ये अपील करता हूँ कि इस भजन को लखदातार भजन, जो कि जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं सोनू भगत जी, और लिखा मैंने खुद है, गाया भी मैंने खुद है, और इसको ज्यादा से ज्यादा सुने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने जैन के में फैलाएं. दूर दूर तक हर मोबाइल में, हर घर में, हर गाड़ी में ये भजन बजे. सुबह जब आप उठे तो ये भजन जरूर सुने. बोलिए खाटू नरेश जी की. अभिषेक जी, जनता जुड़ी हुई है आपकी मधुर आवाज में, एक भजन और सुनना चाहती है. ठाकुर जी का भजन चंडी यात्रा के जो भजन जी वो तो सुनाता हूँ. जी जी. इस बारी मादी यात्रा आया ठाकुरा, आया ठाकुरा, मेरा पाया ठाकुरा, आया ठाकुरा, ओ मेरा पाया ठाकुरा, मेरा पाया ठाकुरा. इस बारी मादी यात्रा आया ठाकुरा, तुरी की माता चेताया ठाकुरा,
धन्यवाद। जम्मू सेक्टर में पीर पंचाल पर्वतमाला के दक्षिण में पाकिस्तान के आतंकी समूह का एक बार फिर आतंकवाद को हवा देने की फिराक में है। इस बीच पता चला है कि इस क्षेत्र में लगभग 35 से 40 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं जो छोटी छोटी टीमों में काम कर रहे हैं और हर टीम में 2 से 3 आतंकवादी हैं। सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों की संख्या का आंकलन खुफिया एजेंसियों से प्राप्त इनपुट और ज़मीन पर काम कर रहे बलों पर आधारित है। कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान की सेना में विशेष सेवा समूह के पूर्व सदस्य हैं और लगभग 3 वर्षों से राजौरी, पुंछ और कठुआ सेक्टरों में आतंकवाद को फिर से सक्रिय करने की फिराक में है। हाल ही में रियासी और कठुआ में हुए हमलों में इन्हीं का हाथ था। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक में इन आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में दूसरे स्तर के आतंकवाद विरोधी ग्रिड को और मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां नियंत्रण रेखा और उसके आसपास के क्षेत्र की खुफिया जानकारी जुटा रही हैं। सेना ने पिछले कुछ महीनों में अतिरिक्त जवानों को भी यहां भेजा है जो 200 बख्तरबंद वाहनों के साथ काम कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा बलों को क्षेत्र में आतंकवाद और उसके बुनियादी ढांचे के खिलाफ काम करने की पूरी छूट दी गई है। ऐसे में कड़ी कार्यवाही की संभावना है। बाबा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 29 जून से यात्रा शुरू हो रही है। पहला जत्था जम्मू से 28 जून को पहलगाम व बालटाल के लिए रवाना होगा। यात्रा के दोनों मार्गों पहलगाम व बालटाल पर सुरक्षा बलों की तैनाती हो रही है। कैंप निदेशक यात्रा शुरू होने से 3 दिन पहले अपने अपने शिविरों में कामकाज संभाल लेंगे। यात्रा के दोनों मार्गों पर 125 लंगर लगाए जा रहे हैं। ये लंगर 25 जून से शुरू हो जाएंगे। यात्रा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु जम्मू के यात्री निवास भगवती नगर में 26 जून से पहुंचना शुरू हो जाएंगे। बता दें कि 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु एडवांस पंजीकरण करा चुके हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड जल्द RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड को काउंटर यात्री निवास भक्ति नगर रेलवे स्टेशन पहलगाम बालटाल में लगाए जाएंगे। इस कार्ड के बिना श्रद्धालुओं को प्रवेश की इजाज़त नहीं होगी। इस कार्ड के जरिए श्रद्धालुओं की लोकेशन पता चल जाएगी। इसे सुरक्षा की दृष्टि से अहम माना जाता है। दोनों मार्गों पर नुनवान व बालटाल में बिना इस कार्ड के प्रवेश नहीं मिलेगा। चीन द्वारा पाकिस्तान सेना को दिए गए अत्याधुनिक दूरसंचार उपकरण अल्ट्रासेट जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों तक पहुंच गए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार से बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने इन्हें आतंकवादियों के हाथ में थमा दिया है। इस साल 26 अप्रैल को बारामूला जिले के सोपुर में मारे गए 2 आतंकियों और पुंछ जिले के सुरनकोट में हुई मुठभेड़ में ढेर 4 विदेशी आतंकियों से ये अल्ट्रासेट बरामद हुए थे। आतंकवादियों के पास से इनके मिलने से ये स्पष्ट है कि पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में अस्थिरता और हिंसा के लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण से लेकर घुसपैठ कराने, गोला बारूद व हथियार उपलब्ध कराने के लिए अपने आकाओं से बातचीत करने के लिए चीन निर्मित उपकरण मुहैया करा रही है, जिनका इस्तेमाल वह खुद करती है। अल्ट्रासेट रेडियो तरंगों के आधार पर काम करता है। ये उपकरण चीन के सैटेलाइट आधारित है। इसमें कॉलिंग और मैसेजिंग दोनों सुविधाएं हैं। कोई भी 2 अल्ट्रासेट आपस में सीधे नहीं जुड़ते। प्रत्येक अल्ट्रासेट माध्यम से पाकिस्तान में स्थित मास्टर सर्वर से जुड़ा होता है। इस सर्वर में संदेशों को डिकोड कर लक्षित जगहों सैटेलाइट के माध्यम से पहुंचाया जाता है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।